हेलो स्टूडेंट्स। सोचो, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 20,000 पर मंथ से बढ़ के 50,000 पर मंथ हो जाए, तो क्या हम कहेंगे कि उसका डेवलपमेंट हो चुका है? और अगर पैसा ही डेवलपमेंट का मेन मेजरमेंट है, तो फिर अमीर लोग खुश हमेशा रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, हर व्यक्ति की डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। किसी के लिए अच्छी इनकम इम्पोर्टेंट है, तो किसी के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। किसी के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, तो किसी के लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट है। सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग मतलब होता है उसका। आज हम उसी डेवलपमेंट को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है डेवलपमेंट, उसको पढ़ेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जो कि इस चैप्टर का पहला। तो हम शुरू करते हैं डेवलपमेंट का पहला चैप्टर, जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। वो क्या है, कैसे, हम ये समझते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग गोल हो सकता है। अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अ लैंडलेस रूरल लेबरर wants more days of work and better wages। एक गरीब किसान या गरीब मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, वो ज्यादा दिनों तक काम चाहता है, जिससे वह उसे एक अच्छी आय हो सके और वो बेटर वेजेस पा सके। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? अ प्रोस्पेरस फार्मर वांट्स हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। अब जो अमीर किसान है, जिसके पास जमीन जायदाद है, वह क्या चाहेगा कि वो जो फसल उगा रहा है, जो क्रॉप वो पैदा कर रहा है, उस क्रॉप का उससे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वह ज्यादा मिले, जिससे उसके जो फैमिली इनकम है वह ज्यादा हो सके। तो दोनों के लिए डेवलपमेंट का गोल अलग अलग है। इसे नौकरी चाहिए, इसे अपने फसलों का अच्छा दाम चाहिए। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल 2। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होगा, हो सकता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट विकास नहीं हो सकता। इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। दूसरे के लिए हो सकता है वह खराब भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो अब हम उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल आप देखिए, एन इंडस्ट्रियलिस्ट वांट्स अ बिग डैम्स टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। एक जो उद्योगपति है, वह चाह रहा है कि बड़ा डैम बने, बड़ा बांध बने, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले। लेकिन बट दिस सबमर्जेस द लैंड ऑफ लोकल ट्राइबल्स, डिसरप्टिंग देयर लाइफ। लेकिन वहां पे जब डैम बनेगा, तो वहां आसपास के जो लोग होंगे, जो उस नदी के किनारे भूमि पर रहते होंगे, उनके तो रहने का ठिकाना चला जाएगा। उनकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी वहां पे। वो कहीं और जाके उन्हें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ा डैम एक बिजली पाने, ज्यादा बिजली पाने का जरिया है, वह किसी के रहने की जगह को छीन रहा है। तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल है, उसे यह पूरा कर रहा है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, इनकम एंड अदर गोल्स, मटेरियल गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में हम देखेंगे दो तरह के गोल्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल गोल्स। मटेरियल गोल्स वो हुए थिंग्स यू कैन बाई, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। पीपल वांट मोर इनकम, लोग ज्यादा आय चाहते हैं। रेगुलर वर्क, रोज काम पर जाना चाहते हैं। डिसेंट वेजेस, एक अच्छा आय हो। बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट,
उनका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो फसल है, चाहे कोई वह उन्होंने इंडस्ट्री से कोई चीज पैदा की हो, जैसे कि कोई भी मशीन हुआ, पेपर हुआ, इरेजर हुआ, पेंसिल हुआ, क्रॉप हुआ, या फिर आपको कोई दवा हो गई, या जो भी चीज है, उन सभी चीजों के बदले एक अच्छी प्राइस मिल जाए उन्हें, जिस पैसे का यूज करके वह मटेरियल गुड्स खरीद सकते हैं। वो मटेरियल गुड्स क्या क्या होंगे, एग्जांपल्स में देख लेते हैं। फूड, क्लॉथ एंड हाउस, मेनी मोर अदर्स। तो मटेरियल गुड्स वो चीजें जिन्हें हम फिजिकली खरीद सकते हैं, जिन जो हमारे लाइफ में एक जगह रखती हैं, जिनके बिना हमारा लाइफ अधूरा है। लेकिन नॉन मटेरियल गुड्स भी होते हैं जिन्हें आप नहीं खरीद सकते, थिंग्स यू कैन नॉट बाई। अब हम देख लेते हैं इसका एक डिफिनीशन। नॉन मटेरियल थिंग्स आर दोज थिंग्स which do not have a physical form but satisfy human needs। नॉन मटेरियल चीजें वो चीजें हैं जो फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो हमारी जरूरतों को, इंसानों की जरूरतों को पूरी करती हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक अच्छी जिंदगी के लिए वह जरूरी होती हैं और उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले किसी को, फ्रीडम हो, सबको बराबर हो, स्वतंत्रता, सिक्योरिटी, सुरक्षा मिले, रिस्पेक्ट करें वो दूसरों की और अपनी करवाएं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन मटेरियल गुड्स हैं। जो भी ये भी सारी चीजें एक व्यक्ति की जरूरतों को सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन हम इन्हें खरीद नहीं सकते पैसे से। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, डेवलपमेंट के लिए पीपल लुक एट अ मिक्स गोल्स। लोगों का एक मिक्सचर ऑफ गोल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक देखिए, अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट अलाउज मोर वुमेन टू टेक अप जॉब्स और रन बिजनेसेस। अगर हम स्वच्छ और सिक्योर, सुरक्षित समाज बनाएंगे तो वहां पे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जॉब कर सकेंगी और वे बिजनेसेस भी कर सकेंगी। तो इसलिए ये भी एक गोल ही है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या है, उस पर कई तरह के कंफ्लिक्टिंग व्यूज आते हैं। जस्ट एज, देख लेते हैं उसे, जस्ट एज इंडिविजुअल गोल्स डिफर, डिफरेंट पीपल होल्ड different and often conflicting notions of what a nation development should look like। जैसे कि इंडिविजुअल्स के अलग अलग गोल होते हैं, जैसे कि किसी को डैम चाहिए लेकिन किसी को रहने के लिए जगह चाहिए, किसी किसान को अपने पौधों के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, किसी को अगर जमीन नहीं है तो वो उसे अपने भरण पोषण के लिए परिवार के ज्यादा से ज्यादा दिनों तक काम चाहिए और उसके बदले उसे एक अच्छा पैसा चाहिए, आय चाहिए। तो वो हम देखते हैं कि वो सारी चीजें इंडिविजुअल गोल्स हैं। तो वैसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग देश को लेकर डेवलपमेंट के चाहत होते हैं और वे अलग अलग सोच रखते हैं कि कैसे देश का विकास होना चाहिए। सबका अलग अलग सोच होता है, तो इसमें कंफ्लिक्ट भी पैदा हो जाता है, इसलिए इसे हम कंफ्लिक्टिंग व्यूज भी कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लास ऑफ प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी का क्लास कैसे हो रहा है। What one citizen sees as national progress might be loss for another। किसी के लिए देश का विकास जो हो रहा है, राष्ट्रीय विकास जो हो रहा है, राष्ट्र प्रोग्रेस कर रहा है, वो दूसरे के लिए, अगर कोई इंसान सोच रहा है कि यह चीज, ये रास्ते से हम जाएंगे तो वह राष्ट्र को एक प्रोग्रेसिव वे पर लेकर जाएगा, राष्ट्र डेवलप होगा। लेकिन किसी के लिए वह नुकसान भी हो सकता है, जो किसी एक का सोच हो सकता है वो किसी को वो विकास देगा, किसी के लिए वो नुकसान है। हम उसको देख लेते हैं कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू। अ फार्मर वांट्स लैंड केप्ट फॉर एग्रीकल्चर। किसान को जमीन चाहिए खेती के लिए। While a factory owner wants that same land for an industrial zone to boost the nation's GDP। वहीं किसी इंडस्ट्रिस्ट को, किसी फैक्ट्री ओनर को, किसी उद्योगपति को वही जमीन चाहिए इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए, और उसका सोच यह है कि वह इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्री बैठा के नेशनल जीडीपी में अपना योगदान देके उसे बूस्ट कर सके। तो किसान के लिए वहां हानि हो रहा है, लेकिन
वह सोच एक फैक्ट्री ओनर के लिए बेहतर है। वैसे ही हम अब इसमें एक बीच का रास्ता निकालना होता है, फेयर एंड जस्ट पाथ जिसे हम कह सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है। नेशनल डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेस ऑफ डिसाइडिंग विच आइडियाज टू फॉलो। नेशनल डेवलपमेंट वो है जहां हमें यह सोचना होता है, यह सोच विकसित करनी होगी और ये सोचना होगा कि कौन सा रास्ता, कौन सा आइडिया, कौन सा सोच बेहतर है राष्ट्र के विकास के लिए। It focuses on finding a path that benefit a large number of people rather than just a small influencer group. हम इस पर फोकस करेंगे कि वह जो राष्ट्र का विकास का बात हो रहा है उसमें अगर हम कोई चीज डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अगर किसी छोटे समूह को अगर नुकसान पहुंचा रहा है और बड़े समूह को फायदा हो रहा है तो हम वो बड़े समूह को ध्यान देंगे और हम वो काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का जमीन हो, वहां से हाईवे निकलना हो, लेकिन वह उस पर्टिकुलर इंसान के लिए तो हानि हो रहा है ना, लेकिन उस रास्ते से, उस हाईवे से जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए हम वहां पे वो रूट बना रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है और अगर कम लोगों को नुकसान हो रहा है तो हम ज्यादा लोगों के फायदे को देखेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, कंपेयरिंग कंट्रीज द वर्ल्ड बैंक क्राइटेरियन। वर्ल्ड बैंक कैसे देशों के बीच में कंपैरिजन करता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा देश डेवलपमेंट फेज में है, तो हम उसे देख लेते हैं। मेन मैट्रिक क्या है उसका कि कौन सा देश डेवलप है। टू कंपेयर कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। किसी भी देश को कंपेयर करने के लिए दो देशों को हमें वहां के आय को देखना होता है, जो कि सबसे प्रमुख एट्रीब्यूट है, तरीका है निकालने का उस देश के विकास को, उस दो देशों को कंपेयर करने को। Why total income fails? Countries had different populations. अलग अलग देशों में अलग अलग पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। Comparing total income won't tell us what an average person is likely to earn. अगर हम ये कंपेयर कर ले कि इस देश में इतना आय है और इस देश में इतना आय है, जैसे कि हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए का आय हम मान लेते हैं कि वहां पे 20 लोग रहते हैं और वहां आय जो है वो 100 रुपए का है, एवरेज है इनकम जो है। लेकिन कंट्री बी में 10 लोग हैं और वहां पे एवरेज इनकम भी 100 रुपए का है। तो हम यहाँ पे कैसे जानेंगे कि किस देश में कितना इनकम हो रहा है एक व्यक्ति को, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो अलग अलग है। भले ही वहां पे लोगों की कमाई बराबर है लेकिन रहने वाले लोगों की संख्या दोनों देशों में अलग अलग है, इसलिए हमें यह देखना होगा कि कौन से देश में कितने लोग रह रहे हैं, तब हम एक एवरेज इनकम निकाल सकते हैं लोगों का। अब एवरेज इनकम कैसे निकाला जाएगा हम उसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये हमें जानना होगा। एवरेज इनकम अर्न्ड पर पर्सन इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। एवरेज इनकम यानी कि एक आय जो प्रति व्यक्ति कमाता है उस देश में एक साल के अंदर। जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं हम। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि हमने देखा कि कंट्री बी में 100 रुपए लोग कमा रहे हैं, उस 100 रुपए में 10 लोग कमा रहे हैं मिलके, तो एक आदमी का आय कितना हुआ। हम इसमें 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, यानी एक इंसान 10 रुपए कमा रहा है। वहीं कंट्री एक आध देखेंगे जहां पे 20 लोग 100 रुपए कमा रहे थे, तो वहां पे इनकम आएगा कि एक इंसान 5 रुपए कमा रहा है। तो पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम एक व्यक्ति
प्रति व्यक्ति आय जान पाएंगे उस देश का। इसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन क्या है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का। रिच कंट्री किसे कहा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? हाई पर कैपिटा इनकम जिसका हो, और विच हैव यूएस डॉलर 66,500 पर एनम। जिस देश के प्रति व्यक्ति आय 66,500 66,500 यूएस डॉलर हो, उस देश का वर्ल्ड बैंक के थ्रू रिच कंट्री के अंदर रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं लो इनकम कंट्री क्या होती हैं, कौन सी होती हैं। तो लो पर कैपिटा इनकम जिनका होगा, जिनका पर कैपिटा इनकम पर ईयर का एवरेज यूएस डॉलर 2300 होगा, उन्हें हम लो इनकम कंट्री कहेंगे, जो कि पुअर कंट्रीज में आएंगे। अब इंडिया का हम देख लेते हैं कि इंडिया किस जगह पे है इसमें। इंडिया इज इन द मिडिल इनकम कैटेगरी। इंडिया जो है बीच के क्षेत्र में है। हम ना गरीब हैं ना अमीर हैं, ना हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और ना हम डेवलप्ड हैं। हम डेवलपमेंट में धीरे धीरे तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम डेवलप्ड नहीं है, तो इसलिए हम रिच कंट्री के दायरे में नहीं आएंगे। हमारी आय प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 66,500 एक साल के अंदर नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ग्रोइंग है इस और मॉडरेट है, इसलिए हम मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, 11,000 यूएस डॉलर। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है 11,000 पर एनम जो है डॉलर में, तो हम अभी ना गरीब हैं और ना हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, हम डेवलपिंग फेज में, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया का स्टेटस मिडिल इनकम कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक, बिग फ्लॉ ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम में अलग अलग देशों में हम पर कैपिटा इनकम तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? जब हम एवरेज निकालते हैं, लिमिटेशंस क्या है उसके, व्हाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे हाइड डिस्पैरिटीज। हम कंपैरिजन के लिए तो एवरेज निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कमी है जो छुप जाती है। हम एग्जांपल से समझते हैं। कंट्री ए, जहां 5 लोग रह रहे हैं, 5 सिटीजन अर्निंग, जहां पे कंट्री ए में एक इंसान 9500 कमा रहा है, 10,500 कमा रहा है, 9,800 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 10,200 कमा रहा है। 5 इंसान मिलके इस तरीके से अलग अलग कमा रहे हैं, तो वहां का जो पर कैपिटा इनकम होगा वो एवरेज लगभग बराबर आएगा, क्योंकि लगभग सब कोई एक बराबर पैसे कमा रहे हैं, 1,500 के बीच का अंतर है सब में। लेकिन कंट्री बी में क्या हो रहा है कि वहां पे 5 लोग हैं, 4 लोग तो 500 रुपए ही कमा रहे हैं, लेकिन एक इंसान जो है वो 48,000 रुपए कमा रहा है। तो एक तो बहुत ज्यादा अमीर है और 4 बहुत ज्यादा गरीब है। तो यहां पे भी एवरेज इनकम तो बराबर आ जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ा फ्लॉ है, यही सबसे बड़ी कमी है जो हमें एवरेज इनकम से पता नहीं चलता है किसी देश के बारे में। अब यहां आप देख लीजिए, बोथ कंट्रीज हैव द एग्जैक्ट सेम एवरेज इनकम 10,000। दोनों कंट्रीज में आप निकाल के देखेंगे तो 10,000 रुपए एवरेज इनकम है, लेकिन कंट्री ए में जो एक इंसान है, ऑर्डिनरी सिटीजन है वहां का, वह ज्यादा कमा रहा है बाकी कंट्री बी के लोगों से। कंट्री बी में किसी एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो यह सबसे बड़ी कमी है इस एवरेज इनकम में, जिसे हम बिग फ्लो कहते हैं। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। अब हम मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे बियॉन्ड इनकम कंपैरिजन इंडियन स्टेट्स। उसके बाद हम एक डाटा देखेंगे अलग अलग स्टेट का क्या है। उसके बाद अगली टॉपिक होगी हमारी पब्लिक फैसिलिटी, जो हम पैसे के थ्रू नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद हम एक डाटा देखेंगे जिसमें इंडिया और उसके आसपास के जो कंट्री हैं वहां पे क्या
डेवलपमेंट रिपोर्ट है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें हम आपको पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है तो और साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी के भी वीडियो जल्द आने वाले हैं। इन सब को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।